इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 कर रहे हैं। हम इसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और टूल किट वाला छोटा सा वीडियो था, हमने ऑलरेडी किया है ताकि यहाँ पे आपको कंफर्टेबल रहे। उसमें केसीएल केवीएल ये सब देख लिया था। अब उसी को यूज करते हुए यहाँ हम सिंपल सर्किट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो, ये जो टूल किट का छोटा सा रिकैप लेते हैं। करंट की डायरेक्शन के बारे में हमने कहा था कि हर ब्रांच में आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। अगर फाइनल आंसर में करंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है एक्चुअल करंट आपके एरो के उल्टा हो रहा है। फिजिक्स बिल्कुल सही रहती है, ये हमने डिस्कस किया। केवीएल में हमने देखा, अगर रेजिस्टर आर है, करंट आई आई है, आप अगर लूप को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करते हो तो आपका टर्म होगा माइनस आई आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर आप लूप को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हो तो आपको प्लस आई आर, मतलब पोटेंशियल राइज मिलेगा। अब ये जो सेल का ईएमएफ है, जिसको एप्सिलॉन या ई कह दो, माइनस प्लेट से प्लस की तरफ जाते हो तो आप प्लस ई लिखो, राइज हो रहा है। प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस ई, ड्रॉप हो रहा है। केसीएल के बारे में, किसी भी जंक्शन पे जो करंट्स अंदर आ रहे हैं उनका सम इक्वल होता है जी जो बाहर जा रहे हैं। मतलब आप समेशन ऑफ इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट करंट्स, ऐसा लिख सकते हो। अब यही तीन रूल्स सारे जो न्यूमेरिकल्स है मेजोरिटी में बार बार यूज करते हैं हम। एक रिमाइंडर है आपको यहाँ पे, आप देखो कि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी है फिजिक्स में। बिना प्रॉब्लम्स के फिजिक्स नहीं समझती है। तो प्लान यह है हमारा कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको अच्छे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो आप अगर रेगुलरली ये प्रॉब्लम सेट करना चाहते हो तो ये मतलब वो प्रॉब्लम सेट जैसे ही आए, मैं चाहता हूं कि आप वो प्रॉब्लम्स करें, मिस ना हो। तो सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को, और ये जो बेल प्रेस है वो कर दो, ताकि आपका जो ये फ्लो है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, वो होता रहे, कुछ भी मिस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वो प्रॉब्लम 1 है। एक सेल है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कैपिटल आर 5 ओम है। हमें टोटल करंट फाइंड करना है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज फाइंड। देखो, ये तो सिंपल सीरीज सर्किट है। बस टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, ओम्स लॉ और केवीएल लगाना है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल 5, इंटरनल 1, आपका टोटल 6 हो गया। अब केवीएल लगाओ लूप के अराउंड। सेल का ईएमएफ जो है वही तो टोटल आईआर होगा, समझे, जो सेल ने दिया आईआर में ड्रॉप हो जाएगा। से डायरेक्टली आप लिख सकते हो आई इक्वल टू कैपिटल ई, मतलब ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर लिखो, तो आपका 2 एम्पियर आया है। पार्ट बी, टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने देखा था कि वो ई माइनस आई आर होता है, क्योंकि करंट बैटरी से निकल रहा है। यहाँ आपका 12 वोल्ट है ई,
आई हमने निकाला 2, R1 छोटा R होता है क्योंकि बैटरी का R लेना है इसमें, तो V टर्मिनल आपका 10 वोल्ट मिलता है। तो इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर है और सेल के दोनों टर्मिनल के बीच एक्चुअल वोल्टेज आपका 10 मिलेगा। ये एक सिंगल लूप है। जैसे लेफ्ट साइड में देखो E1 6 वोल्ट, राइट में E2 4 वोल्ट। हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, वापस एक बार। अब ये थोड़ा सा उल्टा लगा हुआ है, ऐसा समझ लो आप। एक रेजिस्टर है कैपिटल आर, जिसको हम बाहर का रेजिस्टर कहेंगे, वो 10 ओम। हमने क्या करा है कि लूप करंट आई को क्लॉकवाइज एज्यूम किया हुआ है। देखो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, करंट आई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। चलो ये केवीएल आप लगा लो इसमें। क्या करो, क्लॉकवाइज लूप में जाओ। तो आप क्या स्टार्ट करते हो, लेफ्ट सेल के लूप से। जैसे केवीएल लगाते हो, हर एक एलिमेंट को आपको मैंने कहा है पकड़ना है। तो लेफ्ट सेल को जाओगे तो प्लस, माइनस से, सॉरी माइनस नीचे है ना, ये करंट की लूप में जाना है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हो तो आपका प्लस E1 मिलेगा, जो कि प्लस 6 वोल्ट है। रेजिस्टर को आई की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है अभी देखो, तो आपका ड्रॉप होगा -IR, तो -10I लिखेंगे। ठीक है। अब राइट वाले सेल को देखो, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं क्लॉक है। तो यहाँ आपका -E2 आएगा ना, क्योंकि माइनस मिल रहा है सामने, तो -4 वोल्ट। ठीक है, तो नीचे का वायर तो अब आइडियल है, ड्रॉप 0 है। अब केवीएल लिखो। केवीएल कहता था कि ये जो सारे राइज और ड्रॉप मिलके टोटल 0 होना चाहिए, तो इसीलिए हमने 6 - 10I - 4 = 0 लिखा। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको I 0.2 एम्पियर मिलेगा। आंसर पॉजिटिव आया, मतलब एक्चुअल करंट वही डायरेक्शन में है जो हमने एज्यूम किया था, क्योंकि क्लॉक। अगर अगर नेगेटिव आता तो वापस हमको पता है क्या करना है, कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ एज्यूम डायरेक्शन हमारी उल्टी करनी है ना? कुछ गलत नहीं होता है। ये प्रॉब्लम 3 एक व्हीटस्टोन ब्रिज देखो। इस सर्किट में पहले आप सर्किट को समझ लो। ई 10 है, क्यू 20 ओम है, आर 15 है, एस 30 ओम है। नीचे 6 वोल्ट का आइडियल है सेल, मतलब उसका कोई इंटरनल, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आपको क्वेश्चन है कि यह बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये ब्रिज सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर बैलेंस्ड हो तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? कोई ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हम यहाँ पे क्या इसलिए सवाल किया है कि जो आपको बैलेंस्ड कंडीशन दी थी वो याद है कि नहीं, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। बैलेंस विस्टोज के लिए कंडीशन तो आपको जो हिंट में दे ही रखी थी। आप लिखोगे P/Q = R/S, है ना? तो यह आपको सिर्फ नंबर जो दिए थे पहले वो डालने पर आपको दिख रहा है कि ये 15/30 = 1/2। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है, तो बैलेंस है। बैलेंस ब्रिज में लेफ्ट और राइट साइड के मिड पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होता है। तो सेम पोटेंशियल में करंट कैसे दौड़ेगा? करंट के दौड़ने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपका गैल्वेनोमीटर का करंट क्या बोलोगे आप? IG 0 बोलो, है ना? ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ चेक करने के लिए था कि आपको P/Q = R/R कंडीशन याद है कि नहीं। और नहीं, कई बार आप P/R = R/S भी लिखते हो, है ना? कई बार PS = RQ लिखते हो। तो किसी एक चीज को आप ध्यान में रखोगे, और यही स्टैंडर्ड कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल, इसीलिए इसको P/Q R/S तरीके से याद रखो, और उससे आपको तुरंत जी का करंट जीरो आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाए।
चलो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप जिसको हम कह सकते हैं कि अगर पी बाय क्यू और आर बाय एस इक्वल ना हो तो इसको हम बोलेंगे कि अब ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। तो अनबैलेंस में गैल्वेनोमीटर से करंट तो निकलेगा ही, तो कितना निकलता है? अब यहाँ पे आप इसको कोशिश करिए, ये लंबा हो जाता है थोड़ा। इसमें किरचॉफ के डेरिवेशन भी होता है, इसलिए ना मैं इसको अगले वीडियो में करूंगा। इसके एक दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, और हम जो स्टैंडर्ड तरीका करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको मैं आराम से करना चाहता हूँ। आज के लिए हम बैलेंस्ड केस और मीटर ब्रिज पे फोकस रखेंगे। चलो अब आते हैं मीटर ब्रिज पे। देखो ये एक मीटर ब्रिज है, सिंप्लीफाइड है डायग्राम। जैसे मैंने कहा, एक गैप में रेजिस्टेंस नोन 4 ओम दिया है, और जो दूसरा है वो अननोन हमें निकालना है एक्स। बैलेंस पॉइंट पे मिलता है स्मॉल एल 60, आर साइड पे दिया है। तो क्वेश्चन है, बैलेंस कंडीशन को लिखो और एक्स निकालो। देखो वायर यूनिफॉर्म है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये सिंपल हो जाता है। एडवांस में आपको अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है तो कैसे करते हैं वो भी एक प्रॉब्लम देंगे हम। देखो मीटर ब्रिज में बैलेंस में आपको पता है एक्स बाय आर, जो अपना पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस था, वही है यहाँ पे। देखा? देखो इसको, तो एक्स बाय आर इक्वल टू हम लिखेंगे L1/L2, है ना, जहाँ हम सिंपली L1 L2 दोनों वायर के लेंथ है दोनों साइड पर। और यहाँ बोला है बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम आर साइड, मतलब आर के साइड से आपका वायर 60 सेंटीमीटर है। तो एक्स एक्स के साइड से कितना होगा? सिंपल है, 100 - 60 होगा। गुड। तो आप लिख सकोगे एक्स बाय आर इज इक्वल टू 40/60 इक्वल टू 2/3। अगर आर 4 है तो यहाँ से आपका एक्स निकल के आएगा, देखो 2.67 ओम। तो ये अननोन रेजिस्टेंस ऐसे आपको अप्रोक्सीमेटली, ना, आप समझ सकते हो कि आसपास है 2.7 के। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, प्रॉब्लम नंबर 6 जो है कॉन्सेप्चुअल है। ब्रिज वायर की टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है 1 मीटर के लिए। एक 3 सेंटीमीटर 3 ओम सॉरी रेजिस्टेंस है, जो कि नोन है, और अननोन है एक्स, क्योंकि एज यूजुअल दोनों गैस में लगे हैं। बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर जो कि नॉन रेजिस्टेंस के साइड से है 3 ओम वाले। आपको क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, 60 सेंटीमीटर पार्ट का क्या होगा। अब इनको यूज करके एक्स निकालना है। देखो यहाँ आइडिया ये है कि अब ब्रिज के जो आर्म्स है उसमें सिर्फ एक्स और आर नहीं, बल्कि उनके साथ वायर वाले सेगमेंट भी है। तो देखो टोटल वायर का लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम। वायर यूनिफॉर्म है तो रेजिस्टेंस सिंपली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लिख दो। पता है हमको कि वो कहाँ से आया, आर इक्वल टू रो एल। पहला कहते हैं, पहला केस ए 40 सेंटीमीटर वाला। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, वो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 40/100, है ना, तो 0.4 ओमेगा आएगा ये। दूसरा है 60 सेंटीमीटर वाला। इसमें क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर है उसको क्या आएगा, 1 टाइम्स 60/100। देखो यही तो है, सीधा प्रोपोर्शनलिटी से ये आया है ना। इसको आप थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज करके समझ सकते हो आराम से। तो ये आ गया। अब हम बैलेंस्ड कंडीशन लिखते हैं, 3 ओम वाली साइड से 40 सेंटीमीटर, और एक्स वाली साइड से बचेगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर। तो अब व्हीटस्टोन रेशियो ले लो, 3/x इक्वल टू R40/R60, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। यहाँ से आपका अ, ये जो है 3/x इक्वल टू 2/3 निकला है।
एक्स आपका 4.5 ओमेगा निकल के आया, है ना? तो ऐसे अननोन रेजिस्टेंस जब वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली दिया हो, तो ऑब्वियसली लेंथ के ऐसे निकाला जाता है ना? तो नोट करो यहाँ पे कि जो एक्सप्लिसिट इंक्लूड किया है और लॉजिक एग्जैक्टली वही व्हीटस्टोन वाला है ना? तो ये नोट लिखी हुई है। चलो क्विक समरी कर लेते हैं पार्ट 4 की। केवीएल का यूज करके सिंगल सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस और 2 सेल्स प्लस 1 रेजिस्टर का करंट हमने निकाला। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S समझा है कैसे। उसको यूज करके G करंट 0 है या नहीं ये निकालना आया है अब हमको। मीटर ब्रिज में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है X बाय R इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। और एक क्वेश्चन दिया जहाँ वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी इंक्लूड थी। ये सब क्वेश्चन आपके टिपिकल एनसीईआरटी जेई मेन लेवल के सर्किट के लिए बेसिक टूल किट बनाते हैं। चलो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। ये बेसिक न्यूमेरिकल थे हमारे बेसिक। आगे एक छोटा वीडियो जैसे मैंने कहा बोनस आएगा, इसमें हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का गैल्वेनोमीटर करंट कैसे निकालते हैं उसका डिटेल एक दो मेथड देखेंगे। और फिर इसके बाद हम एक मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट भी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सेट जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपको अगर अ, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट रिवीजन प्रैक्टिस, इसलिए सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सीक्वेंस को फॉलो करिए आप, ना यही इम्पोर्टेंट। थैंक यू।